हेलो एंड वेलकम यू ऑल डियर स्टूडेंट्स। ट्राइंगल्स पे यह हमारा फोर्थ वीडियो लेक्चर है। अगर आपने प्रीवियस 3 लेक्चर्स नहीं देखे हैं, सबसे पहले उनको जरूर देखिएगा। अगर आपको इन सारे लेक्चर्स के नोट्स चाहिए, टेलीग्राम पे जाओ, वहां पे सर्च करो मलिक ट्यूटोरियल ऑफिशियल, उस ग्रुप को ज्वाइन करो। वहां पे आपको पीडीएफ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगी। आज का हमारा टॉपिक है सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स। सबसे पहले हम समझेंगे सिमिलरिटी कहते किसको है। यहां पे आपको दो ताजमहल मिलेंगे। इन दो पिक्चर्स में आपने बताना है कॉमन क्या है एंड डिफरेंट क्या है। अगर हम यहां पे देखेंगे, इन दोनों पिक्चर्स में जो शेप है वो सेम है, यानी यहां पे शेप ताजमहल की है, यहां पे भी ताजमहल की है, लेकिन इनका जो साइज है ना वो डिफरेंट है। अगर आप आगरा जाओगे, वहां पे आपको बहुत बड़ा ताजमहल मिलेगा, लेकिन अगर इसको आपने अपने घर में रखा है तो ये बहुत छोटा है। तो सिमिलरिटी इसी को हम कहते हैं। दो फिगर्स को हम सिमिलर तब कहते हैं जब उनकी शेप सेम हो लेकिन उनका साइज डिफरेंट हो, उसको हम कहते हैं सिमिलरिटी। यहां पे मैंने सर्कल्स लिए हैं, देखो सारे सर्कल हैं, यानी इनकी शेप क्या है, सेम है, लेकिन इनका साइज डिफरेंट है। ये बड़ा है, ये छोटा है, ये भी छोटा है। तो इनका जो साइज है वो डिफरेंट है, तो ये हमारे पास क्या हो गए, सिमिलर हो गए। ठीक है। सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल। दो ट्राइंगल सिमिलर कब होती है। ये हमारे पास एक ट्राइंगल है और ये हमारे पास दूसरी ट्राइंगल है। इसका नाम रखूंगा मैं ई एफ डी, और इसका नाम रखूंगा मैं ए बी और सी। दो ट्राइंगल सिमिलर कब होती हैं, इफ द एंगल्स आर इक्वल। जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं अगर वो इक्वल हैं, तो उस केस में हमारे पास दो ट्राइंगल आपस में क्या होती हैं, सिमिलर होती हैं। देखो यहां पे एंगल ई के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ए है, एंगल डी के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सी है, और एंगल एफ के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बी है। अगर यह हमारे पास 45 डिग्री है, यह हमारे पास 80 डिग्री है, ये हमारे पास 55 डिग्री है, तो एंगल ई के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ए है, यानी ये 45 डिग्री होगा। एंगल डी के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सी है, ये 55 डिग्री होगा, और ये 80 डिग्री होगा। तो उस केस में हमारे पास ये दोनों ट्राइंगल क्या है, सिमिलर है। और सिमिलरिटी का जो सिंबल है उसको हम ऐसे लिखते हैं। अब देखो हमारे पास ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में क्या है, सिमिलर है, तो हम लिखेंगे ट्राइंगल ई एफ डी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है। यहां पे एक चीज आपको याद रखनी है, जब आप नाम लिखोगे ना, जो कॉरस्पॉन्डिंग वर्टेक्स है ना वो भी सेम आना चाहिए। देखो ई और ए, यहां पे ई और ए, ऐसा नहीं कि यहां पे आप अपनी मर्जी से बी ए सी लिखोगे, या यहां पे आप लिखोगे ई एफ डी या कुछ और लिखोगे, ऐसा नहीं। जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, जो कॉरस्पॉन्डिंग वर्टेक्स है, वो बिल्कुल सेम होने चाहिए, वो आपस में मैच करने चाहिए। अगर वो मैच नहीं करेंगे तो आपका क्वेश्चन गलत भी हो सकता है। देखो यहां पे हमारे पास एफ और बी आपस में क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग वर्टेक्स है। देखो एफ और बी आपस में कॉरस्पॉन्डिंग वर्टेक्स है। इसी तरह से डी सी, डी और सी। ओके, तो इस तरह से हमारे पास ये दोनों ट्राइंगल आपस में क्या हो गई, सिमिलर हो गई। अब जब ये दो ट्राइंगल आपस में सिमिलर हो गई, तो उस केस में साइड्स आर इन द सेम रेशो आर प्रोपोर्शनल। यहां पे जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो सेम रेशो में होंगी। अब आपको पता चलना चाहिए कॉरस्पॉन्डिंग साइड होती कौन है। यहां पे आपने याद रखा ये हमारे पास कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। अब इन कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के अपोजिट जो साइड होगी ना, वो हमारे पास होगी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। ये हमारे पास 45 है, ये भी 45 है, यानी आपस में क्या है, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। अब इसके अपोजिट है हमारे पास साइड, ये हमारे पास कौन सी साइड है, एफ डी। ठीक है ना, तो मैं यहां पे लिखूंगा एफ डी। ठीक है। इसी तरह से आपने यहां पे भी देखना है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड है बी सी।
तो अपान आएगा BC। इस तरह से आपने कॉरस्पॉन्डिंग साइड को देखना है। ओके, अब 80 डिग्री पे आ जाओ। इसके कॉरस्पॉन्डिंग है ये, यानी आपके पास आएगी ED अपन, इसके कॉरस्पॉन्डिंग है ये, तो अपान AC इज इक्वल टू 55 डिग्री के अपोजिट है EF, मैं लिखूंगा EF, और यहां पे 55 डिग्री के अपोजिट है AB। तो इस तरह से आप जो साइड्स हैं सिमिलर ट्रायंगल की, उनको आप सेम रेशो में लिख सकते हो। ठीक है, यहां पे एक चीज और आपने याद रखनी है, अगर मैं यहां पे हाइट यानी अल्टीट्यूड को ड्रा करूंगा ना, तो वो भी सेम रेशो में आएगा, यानी इज इक्वल टू, अगर इसको आप रखोगे H1, इसको रखोगे H2, देखो सेम यहां पे वर्टेक्स से हमने ड्रा किया, दोनों सेम वर्टेक्स से होना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहां पे आप F से ड्रा करोगे, यहां पे आप A से ड्रा करोगे, ठीक है, वो गलत हो जाएगा। यहां पे मैंने कॉरस्पॉन्डिंग F और B इन दोनों से ड्रा किया, तो H1 अपान H2, ये भी सेम रेशो में होगा। अगर आप यहां से ड्रा करोगे, लेट अस सपोज दैट अगर मैं यहां से ड्रा करूंगा मीडियन, इसका नाम रखूंगा M1, और यहां से भी दूसरा मीडियन ड्रा करूंगा M2, तो ये इसकी रेशो भी सेम आएगी। अगर आप यहां पे एंगल बाइसेक्टर ड्रा करोगे, तो वो भी यहां पे सेम रेशो में आएगा। अगर मैं यहां पे पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल लूंगा, तो इज इक्वल टू आएगा पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल EFD अपॉन पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC। अब आपके माइंड में एक चीज आई होगी, हमने लिखा यहां पे पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, वो भी सेम रेशो में है, क्या यहां पे एरिया भी सेम रेशो में है? तो यहां पे अगर मैं लिखूंगा एरिया ऑफ ट्राइंगल EFD अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, तो वो सेम रेशो में होगा, लेकिन वो साइड के रेशो में नहीं होगा, बल्कि साइड का स्क्वायर। जैसे अगर मैं लूंगा AD साइड, तो AD अपॉन AC, इसका स्क्वायर। देखो, अगर आप FD अपॉन BC है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल EFD अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, इसका स्क्वायर आएगा। अगर आप ये लोगे तो इसका स्क्वायर आप आएगा, अगर ये लोगे तो इसी का स्क्वायर, अगर आप हाइट लोगे यानी अल्टीट्यूड लोगे, इसका स्क्वायर, अगर आप पेरीमीटर लोगे तो इसका स्क्वायर आएगा। लेकिन हमारे पास जो एरिया है इसमें स्क्वायर आता है। ठीक है, तो अगर आपके पास एरिया गिवन होगा, तो इसको अगर इधर शिफ्ट करेंगे, तो हमारे पास बनेगा रूट एरिया ऑफ ट्राइंगल EFD अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, तो ED अपॉन AC। अगर आपको कोई भी साइड निकालनी होगी, किसी साइड के आपको रेशो निकालना होगा, तो आपने क्या करना है, अगर आपके पास एरिया गिवन होगा, तो सीधा आपने उन एरिया का रेशो लेना है और उसके ऊपर आपने रूट डाल देना है। तो इस तरह से आप यहां से साइड्स उनकी रेशो निकाल सकते हो। तो ये था बेसिक कॉन्सेप्ट जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। अब हम इसी के बेसिस पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, द पेरीमीटर ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल ABC। यहां पे A, B और C, एक हमारे पास ट्राइंगल है ABC और दूसरी ट्राइंगल है PQR। इनका यहां पे हमारे पास पेरीमीटर गिवन है 156 सेंटीमीटर एंड 46.8 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। इफ BC इज इक्वल टू 19.5 सेंटीमीटर, अगर BC है 19.5 सेंटीमीटर एंड QX इज इक्वल टू एंड QR इज इक्वल टू X, और ये हमारे पास क्या है, X है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ X। अब मैंने आपको क्या बोला है, अगर दो ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर हो गई, तो उनकी जो साइड की रेशो है, अगर हम पेरीमीटर का भी रेशो करेंगे तो आपस में इक्वल होता है। तो देखो, यहां पे कॉरस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है, BC, एंगल A के अपोजिट में है BC, तो मैं लिखूंगा BC अपन
यहां पे इस ट्रायंगल में ये वाली अपोजिट है यानी x, तो इज इक्वल टू, पहले मैंने इस ट्रायंगल का लिया था तो इसी ट्रायंगल का मैं पहले पेरीमीटर लूंगा, तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी तो वो हमारे पास है 156। फिर इसका, तो इसका है 46.8। तो बस आपका क्वेश्चन हो गया। तो बीसी की जगह आप वैल्यू पुट करो 19.5, तो करो आप इसको सॉल्व। तो हमारे पास यहां पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, इसको और इसको आएगा 156x इज इक्वल टू 19.5 मल्टीप्लाई बाई 46.8। ठीक है, तो ये हमारे पास बनेगा x इज इक्वल टू 19.5 मल्टीप्लाई बाई 46.8 अपन, यहां पे मल्टीप्लाई में है, यहां पे डिवाइड में। अब देखो इस, ये जो हमारे पास डेसिमल है इसको कंसिडर मत करो, 468, तो 156 वन जार 156 और 156 थ्री जार 46.8, तो यहां पे एक के बाद डेसिमल था, तो 19.5 मल्टीप्लाई बाई 0.3, तो x की वैल्यू अब यहां पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो आपके पास आएगा 5.85 सेंटीमीटर, विच इज द रिक्वायर्ड आंसर। यानी कि यहां पे हमारे पास जो फर्स्ट ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड डी ई एफ वी हैव ए बी अपॉन डी एफ इज इक्वल टू बी सी अपॉन डी ई इज इक्वल टू ए सी अपॉन ई एफ। यहां पे हमारे पास रेशो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड गिवन है, हमने यहां पे करेक्ट ऑप्शन चूज करना है, यानी कौन सी ट्राइंगल किसके सिमिलर है। हालांकि ये एक ही ट्राइंगल के नाम है, चाहे आप बी सी ए कहो या ए बी सी कहो, है तो ये एक ही, लेकिन यहां पे मसला है कॉरस्पॉन्डिंग वर्टेक्स का, यानी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड है, कॉरस्पॉन्डिंग वर्टेक्स है, वो मैच होना चाहिए। इसलिए ये क्वेश्चन है और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत बेसिक लेवल का है, सिर्फ आपने यहां पे ध्यान रखना है। यहां पे हमारे पास कॉरस्पॉन्डिंग साइड की रेशियो गिवन है, यानी ए बी इज कॉरस्पॉन्डिंग टू डी एफ, मैं रखूंगा ए बी इज कॉरस्पॉन्डिंग टू डी एफ। फिर यहां पे बचता है ए बी और सी, यहां पे बचेगा ई। ठीक, लेकिन अभी मुझे कुछ भी नॉलेज नहीं है ए किसके कॉरस्पॉन्डिंग है, बी किसके कॉरस्पॉन्डिंग है और सी किसके कॉरस्पॉन्डिंग है। क्यों नहीं है मुझे पता, क्योंकि वो मुझे यहां से मिलेगा, अपनी मर्जी से यहां पे पता नहीं लगाना है, जो कंडीशन गिवन है वही हमने देखना है। देखो यहां पे ए बी है, यहां पे डी एफ है, यानी ए बी डी एफ। उसके बाद यहां पे बी सी, यहां पे डी ई, इन दोनों में रिपीट कौन हो रहा है, इन दोनों में रिपीट हो रहा है बी, ऊपर से बी रिपीट हो रहा है और नीचे से डी, यानी कि बी इज कॉरस्पॉन्डिंग टू डी, ये आपने याद रखना है। यानी जो हमारे पास बी है ना, ये कॉरस्पॉन्डिंग होगा डी से। ठीक, उसके बाद फिर यहां पे क्या बचा, फिर यहां पे बचा ए। ठीक है, तो फिर ए हमारे पास होगा कॉरस्पॉन्डिंग टू एफ। अपनी मर्जी से नहीं रखना है, जो कंडीशन गिवन होगी वो आपने देखना है। यहां पे ऊपर से बी रिपीट हो रहा था, नीचे से डी, तो मुझे पता चल गया, फिर बी डी ये है, तो फिर ए और एफ ये हमारे पास है। ओके, फिर हमारे पास बचता है ऊपर से, यानी सी इज कॉरस्पॉन्डिंग टू ई। ओके, अब यहां पे मैंने वो वाला ऑप्शन चूज करना है जहां पे जो कॉरस्पॉन्डिंग वर्टेक्स है वो सेम होंगे। देखो यहां पे B इज कॉरस्पॉन्डिंग टू D, है ना, ये मैंने कलर रखे, जो ब्लैक है ये कॉरस्पॉन्डिंग है, रेड वाले कॉरस्पॉन्डिंग है और ये वाला कॉरस्पॉन्डिंग है। B इज कॉरस्पॉन्डिंग टू D, क्या ये सही है? बिल्कुल, B इज कॉरस्पॉन्डिंग टू D। उसके बाद दूसरा चेक करो, C इज कॉरस्पॉन्डिंग टू E, C इज कॉरस्पॉन्डिंग टू E, बिल्कुल, और A और F, तो फर्स्ट ऑप्शन मेरा बिल्कुल करेक्ट आएगा। अगर आप दूसरे चूज करोगे, देखो जरा, D और B, यहां पे D है, यहां पे B है, ठीक है, फिर E और A, E और A ये आपस में कॉरस्पॉन्डिंग नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाता है। ठीक है, तो यहां पे सिर्फ फर्स्ट वाला ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, टू ट्राइंगल्स ए बी सी एंड डी ई एफ आर सिमिलर। जब दो ट्राइंगल सिमिलर होती हैं तो उनके आपने कॉरस्पॉन्डिंग वर्टेक्स मैच करने, उसी हिसाब से लिखने, अपनी मर्जी से नहीं लिखने। ए और डी मैं रखता हूं, ए और डी, इनको मैं कॉरस्पॉन्डिंग रखता हूं,
फिर बी और ई, बी और ई, फिर यहां पे बचेंगे सी और एफ। ओके, अब देखो ए बी हमारे पास 6 सेंटीमीटर है, बी सी हमारे पास 8 सेंटीमीटर है, एंड डी ई हमारे पास 9 सेंटीमीटर। आपको फाइंड करना है ई एफ, ई एफ ये वाली साइड आपको फाइंड करनी है। आपको पता है जब दो ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर होती हैं तो उनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड की रेशियो है वो सेम होती है। यहां पे मैं लूंगा ये वाला, इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये साइड है यानी ए बी, मैं लिखूंगा ए बी अपन, अब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ये है तो इसके अपोजिट साइड है डीई, तो आएगी हमारे पास डी इज इक्वल टू, उसके बाद मुझे चाहिए ये वाली साइड, तो डी के अपोजिट ये है और ए के अपोजिट ये है यानी बी सी अपन ई एफ, ठीक है, क्योंकि ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड है। तो अब आप यहां पे वैल्यू डालो, ए बी हमारे पास 6 है, डीई डीई कितना है 9, ठीक है, उसके बाद बी सी है 8 और ई एफ लेट अस सपोज दैट ये मैं रखता हूं एक्स, ठीक है, इसको मैं एक्स रखता हूं, करो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 6x इज इक्वल टू 9 8 जार 72, तो x इज इक्वल टू 72/6, ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आएगी 12, 6 12 जार 72, तो x की वैल्यू आपके पास आई 12 सेंटीमीटर। दैट इज फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, ये रहेगा आपका होमवर्क। यहां पे सिर्फ एक हिंट देता हूं मैं, इसका करेक्ट ऑप्शन है 2। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। द पेरीमीटर्स ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर आर दिस एंड दिस। यहां पे हमारे पास दो पेरीमीटर्स गिवन है। व्हाट इज द रेशो ऑफ एरिया ऑफ ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर। मैंने आपको बोला है ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ रेशियो ऑफ ट्राइंगल। अगर वो आपके पास नहीं है तो सीधा, अगर पेरीमीटर है तो इसी का आपने स्क्वायर करना है। तो पहले एबीसी का है तो यही मैं लिखता हूं, सॉरी 48.4, फिर उसके बाद 12.1, बस इसी का आपने स्क्वायर करना है और आपका आंसर निकल जाएगा। ये वाला और ये वाला कैंसिल हो गया, ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास बचता है 484/121, तो 21 1 जार 21 और 21 4 जार, ठीक है, यानी 4 का स्क्वायर, दैट इज 16। तो आपके पास रेशियो आएगी अपॉन 1 है ना, तो 16:1, ये आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आएगा। दैट इज सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 6 है, ये भी सेम है। देखो यहां पे आपके पास पेरीमीटर गिवन है, ट्राइंगल सिमिलर है, एरिया ऑफ एबीसी टू दैट ऑफ एरिया ऑफ पी क्यू आर। यहां पे मैं आपको ऑप्शन भी नहीं बताऊंगा क्योंकि बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है और ये रहेगा आपका होमवर्क। कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा, और जो भी मैं आपको होमवर्क देता हूं वो क्वेश्चन आपने जरूर करना है अगर आप चाहते हो सिलेक्शन। इसी तरह से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। यहां पे है ट्राइंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पीक्यूआर, ठीक है, द एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी एंड पीक्यूआर आर दिस एंड दिस। यहां पे हमारे पास एरिया गिवन है रेस्पेक्टिवली, एंड एडी एंड पीटी आर द मीडियंस ऑफ दिस ट्राइंगल। और यहां पे एडी एबी का मीडियन है और पीटी पीक्यूआर का मीडियन है, ठीक, रेस्पेक्टिवली। देन इफ पीटी इज इक्वल टू दिस, आपको एडी निकालना है, तो यहां पे आप आराम से कर सकते हो। मैंने आपको बोला है ना एरिया ऑफ ट्राइंगल, अब ए बी सी अपन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, ये किसके इक्वल होता है। अगर हमारे पास साइड होगी तो साइड, अगर हमारे पास साइड नहीं होगा मीडियन होगा तो मीडियन का भी चलेगा। तो मीडियन है एडी अपन पीटी, इसका स्क्वायर, ठीक है। यहां पे हमारे पास एरिया गिवन है तो इसी की वैल्यू हम डालेंगे। हमारे पास है 64/81, तो स्क्वायर जब इधर जाएगा तो रूट बनेगा, तो ए डी अपन पीटी,
तो 64 का रूट होता है 8 और 81 का होता है 9। तो हमारे पास AD अपान PT यह आएगा 8 अपान 9, यानी AD हमारे पास 8 और PT हमारे पास 9। लेकिन एक चीज याद रखना, कल भी मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बोला था, जो रेशो है ना वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है, उसको हम यूनिट में लिख सकते हैं। PT हमारे पास 9 यूनिट आया, 9 यूनिट्स, लेकिन इसकी एग्जैक्ट वैल्यू है 10.8 सेंटीमीटर। इसका मतलब दोनों क्या है, इक्वल है। तो 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 10.8 अपॉन 9। ओके, हमें निकालना है एडी। एडी कितना है, 8 यूनिट। तो 8 यूनिट आएगा हमारे पास 10.8 अपॉन 9। इसको आपने 8 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक, करो जरा इसको सिंप्लीफाई। तो इसको सिंप्लीफाई करके कितना आएगा, 9 1 जार 9, तो 9 12 जार होता है 108। तो एक के बाद डेसिमल है, फिर 1.2 को 8 से मल्टीप्लाई करो तो आपके पास आएगा 9.6 सेंटीमीटर। तो ये आपके पास एडी की लेंथ निकलेगी, यानी कि फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज गिवन दैट ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल YZX। देखो यहां पे हमारे पास ये दो ट्राइंगल्स सिमिलर हैं, तो कॉरस्पॉन्डिंग वर्टेक्स कौन से होंगे, AY, BZ, CX। ठीक, उसके बाद ट्राइंगल ABC का एरिया एंड ट्राइंगल XYZ, यहां पे इनकी रेशियो गिवन है 256 एंड 25। ठीक, फिर यहां पे हमारे पास कुछ साइड्स भी गिवन है, हमने वैल्यू फाइंड करनी है Y और Z। नाउ हम जानते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल XYZ, ये किसके इक्वल होगा, ये होगा रेशो स्क्वायर ऑफ रेशो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड। अब कॉरस्पॉन्डिंग साइड हमें कौन सी चाहिए, यहां पे आपको ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, जो आपको निकालनी है ना वो देखो, हमें निकालनी है YZ, है ना। अब जहां पे सिमिलर लिखी है ना ट्राइंगल, यहां पे सिमिलर लिखी है ना ट्राइंगल, यहां पे आपने YZ के कॉरस्पॉन्डिंग देखना है AB। देखो AB इज कॉरस्पॉन्डिंग टू YZ, बस सिर्फ आपको AB चाहिए। बाकी ये जो ट्राइंगल बाकी यहां पे जो साइड्स गिवन है ना, ये आपको एक्स्ट्रा गिवन है, आपको इनकी कोई भी जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ AB चाहिए थी। ठीक है, तो यहां पे आपको ट्राइंगल बनाने की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ आपने YZ देखना है, और कहां पे, जहां पे ये सिमिलरिटी है ना, बस वहां पे आपने मैच करना है। ठीक, बस अब हमारा काम हो गया। तो यहां पे हमारे पास एरिया गिवन है, तो ये जाएगा इधर, तो बनेगा रूट, यानी आपने इनका रूट निकालना है। AB भी हमारे पास गिवन है 12 अपॉन YZ इज इक्वल टू अंडर रूट 256 अपॉन 25। तो ये हमारे पास बनेगा 16 और 5। 256 का रूट होता है 16 और 25 का होता है 5। तो हमारे पास 12 अपॉन YZ इज इक्वल टू 16 अपॉन 5। करो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, तो आपके पास क्या बनेगा, YZ इंटू 16 इज इक्वल टू 12 और 5 को करो, 12 5 हजार कितना होता है 60। तो YZ आपके पास बनेगा 60 अपॉन 16। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करो तो आपके पास 4 4 जार 16, तो 15 4 जार 60, यानी 15 अपॉन 4। तो ये आपके पास जो फोर्थ ऑप्शन है ये आएगा करेक्ट आंसर। इसी तरह का बिल्कुल सेम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, सिर्फ यहां पे वैल्यू चेंज है, बाकी प्रोसीजर बिल्कुल सेम टू सेम है, एंड ये मैं आपके लिए छोड़ता हूं। ठीक है, यहां पे करेक्ट आंसर मैंने दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू आइसोसेलेस ट्राइंगल्स हैव इक्वल वर्टिकल एंगल्स एंड देयर एरियाज आर इन द रेशियो दिस एंड दिस। ये हमारे पास दो आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF। इन दोनों ट्राइंगल का जो वर्टिकल एंगल है ना, यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है, इक्वल है। अगर ये मैं थीटा लूंगा तो ये भी हमारे पास क्या होगा, थीटा होगा। अब ये दोनों ट्राइंगल्स क्या है, आइसोसेलेस है, यानी ये इस साइड के बराबर होगी और ये जो है इस साइड के बराबर होगी। ठीक है, आइसोसेलेस ट्राइंगल में क्या होता है,
दिस साइड, अगर कोई भी दो आप आइसोसेलेस ट्रायंगल लोगे तो उनकी जो इक्वल साइड्स होंगी उनकी रेशो अगर हम करेंगे तो वो सेम होगा, यानी AC अपॉन DF, ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड है, इज इक्वल टू EF अपॉन BC। ठीक है, तो यहां पे हमारे पास SAS सिमिलरिटी रूल लगेगा, यानी दो साइड आपस में प्रोपोर्शनल है और एक एंगल यहां पे इक्वल है, तो ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गई, सिमिलर हो गई। ठीक है, जब दो ट्रायंगल सिमिलर हो गई तो अब हम आराम से रेशो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड निकाल सकते हैं। जब एरिया गिवन होता है तो रेशो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड कैसे निकलता है, सीधा एरिया को आपने रूट करना है, यानी 4.84 अपॉन 5.29। ठीक है, यहां पे भी डेसिमल के बाद दो डिजिट हैं, डेसिमल के बाद दो डिजिट, तो ये हो जाएगा कैंसल। आपके पास 484 और नीचे बचेगा 529। 484 का रूट कितना होता है, 22, 529 का 23, तो ये आपके पास निकल जाएगा, दैट इज 22:23। थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, अब हम सीखेंगे बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, इसी को हम थेल्स थ्योरम भी कहते हैं। थेल्स थ्योरम क्या कहती है, अगर हमारे पास एक ट्राइंगल है जिसका मैं नाम रखूंगा A, B और C, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या कहती है, द लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल एंड कटिंग द अदर टू साइड्स। अगर मैं इस ट्राइंगल की किसी भी साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करूंगा, जो मैंने की D और E, ये लाइन क्या करती है, ये AB और AC को D और E पे काटती है, यानी AB को कट करती है D पे और AC को कट करती है E पे, और जो DE है ये पैरेलल है BC के। उस केस में क्या होगा, ये जो हमारे पास लाइन है ना, ये इन दो लाइंस को इक्वल प्रोपोर्शन में कट करेगी। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, यहां से आपके क्वेश्चन बनने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। तो ये हमारे पास है ओरिजिनल बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, यानी AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। ठीक है, तो यहां पे इसकी एक्सटेंशन भी लिख सकते हो, यानी इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, AD अपॉन, आपने लिखा यहां से यहां तक AD, फिर आप यहां पे पूरा लिख सकते हो नीचे तक AB इज इक्वल टू, इसी तरह से AE अपॉन, फिर यहां से यहां तक पूरा AC। ठीक है, आल्सो इक्वल टू, जो हमारे पास छोटी है DE अपॉन जो यहां पे बड़ी है, तो ये इसकी एक्सटेंशन है। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको आप मेमोराइज करिएगा। उसके बाद इसी का कन्वर्स है। कन्वर्स क्या है, अकॉर्डिंग टू द कन्वर्स ऑफ BPT, if a line segment is drawn to cut two sides of a triangle in equal proportion, ये यही कहती है, अगर हमारे पास एक ट्राइंगल है, मैंने ऊपर से लिया था A, B और C, और एक लाइन इनको काटती है, किस तरह से काटती है, इक्वल प्रोपोर्शन में, यानी अगर हमारे पास AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC है, तो उस केस में जो हमारे पास DE है, देन DE इज पैरेलल टू BC, यानी जो हमने पीछे पढ़ा ये उसी का उलट है। अगर हमारे पास ये दोनों हमारे पास सेम प्रोपोर्शन में होंगे तो उस केस में फिर DE पैरेलल होगी BC के। नेक्स्ट आपको सिखाने वाला हूं मैं मिड पॉइंट थ्योरम। यह हमारे पास एक ट्राइंगल है जिसका नाम रखूंगा मैं A, B और C। मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, अगर किसी भी दो साइड को मैं पकड़ूंगा उनके मिड पॉइंट ड्रॉ करूंगा। अगर मैं यहां पे इसका
ए बी का मिड पॉइंट ड्रा करूंगा यहां पे ए सी। अगर इन दो पॉइंट्स को मैं ज्वाइन करूंगा, नाम रखूंगा मैं डी और ई। ठीक, एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज पैरेलल टू थर्ड साइड। ये जो हमारे पास इन मिड पॉइंट को ज्वाइन करके एक लाइन सेगमेंट बनेगा ना डीई, ये डीई पैरेलल होगा थर्ड साइड के, यानी ये पैरेलल होगा बीसी के। एक यहां से रिजल्ट ये निकलता है, दूसरा रिजल्ट निकलता है एंड इक्वल टू हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ थर्ड साइड। और ये जो डीई है ये किसके इक्वल होगी, हाफ, यानी 1/2 बीसी। तो ये हमारे पास है मिड पॉइंट थ्योरम। फिर से रिपीट करता हूं, अगर आप ट्राइंगल के किसी दो साइड को पकड़ोगे, वहां पे उनके मिड पॉइंट आप ज्वाइन करोगे आपस में, जो लाइन सेगमेंट आएगा ना वो तीसरी साइड के पैरेलल होगा, पहला रिजल्ट। दूसरा रिजल्ट, वो जो ज्वाइन करने से एक लाइन सेगमेंट बनेगा वो किसके इक्वल होगा, 1/2, यानी हाफ ऑफ द थर्ड साइड। जिस साइड के पैरेलल होगा ना उसी का वो हाफ होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक, और अगर मैं यहां पे देखूंगा एरिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई, ये जो हमारे पास छोटी ट्राइंगल है ए डी ई अपन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ये किसके इक्वल होगा। देखो मिड पॉइंट क्या करता है, टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, यानी अगर वन इधर होगा तो वन इधर होगा, अगर वन इधर होगा तो वन इधर होगा। ठीक है, तो यहां पे अभी हमने पीछे पढ़ा साइड का स्क्वायर। ठीक है, जो हमने पीछे कॉन्सेप्ट पढ़ा था, तो साइड का स्क्वायर, और बड़ी वाली ट्राइंगल की साइड क्या है, 1 + 1 दैट इज 2, तो 2 का स्क्वायर, तो हमारे पास आएगा 1/4। तो ये भी आपको एक रिजल्ट याद रखना है, मिड पॉइंट थ्योरम में जो छोटी ट्राइंगल होती है और बड़ी ट्राइंगल होती है उनका जो एरिया का रेशियो होता है वो 1/4 के इक्वल हो जाता है। ठीक, उसके बाद कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। अब मिड पॉइंट थ्योरम का जो कन्वर्स है वो क्या कहता है, अगर ये हमारे पास ट्राइंगल है ए बी सी, लाइन ड्रा थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड। अगर मैं किसी भी एक साइड को पकड़ूंगा और वहां पे एक मिड पॉइंट ड्रा करूं, ये मिड पॉइंट मैंने लिया। ठीक है, यहां से मैं अगर एक लाइन ड्रा करूंगा, कैसी लाइन होनी चाहिए, पैरेलल टू अनदर साइड, जो कि बीसी के पैरेलल होगी। तो रिजल्ट हमारे पास क्या क्या निकलेगा, जो हमारे पास ये पैरेलल लाइन है ये थर्ड साइड को बाइसेक्ट करेगी, यानी इसको इक्वल पार्ट्स में कट करेगी। ठीक है, यानी एई और ईसी ये आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक, तो ये हमारे पास है कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। अब हम इन्हीं थ्योरम के बेसिस पे क्वेश्चन करेंगे, और क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है ए बी सी इज अ ट्राइंगल। हमारे पास ए बी सी ये हमारे पास एक ट्राइंगल है इन विच यहां पे डीई पैरेलल टू बीसी ड्रा किया है, जहां पे एडी और डीबी की रेशो गिवन है, यानी 5:4। देन डीई हमने फाइंड करना है, डीई और बीसी इसकी हमने रेशो फाइंड करनी है। ठीक है, अभी हमने पीछे पढ़ा बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या कहती है, एडी अगर हमारे पास डीई पैरेलल है बीसी के, तो उस केस में क्या होगा, एडी अपन पूरी साइड ए बी, ये किसके इक्वल होगी, एई अपन पूरी साइड ए सी इज इक्वल टू डीई अपन बीसी। ठीक, देखो यहां पे हमारे पास इसकी लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारा काम यहीं से होगा, तो इसको आप लिखना ही नहीं, मैंने आपको समझाने के लिए ये लिखा। ठीक है, तो एडी एडी हमारे पास कितना है, एडी हमारे पास है 5, और ए बी पूरा यहां से यहां तक कितना है, 5 + 4 9 इज इक्वल टू डीई अपन बीसी। तो 5:9, तो ये तो हमारा निकल गया 5:9, तो ये हमारे पास निकल गया आंसर, दैट इज फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सेम इसी तरह से है क्वेश्चन नंबर 12, और ये रहेगा आपका होमवर्क।
और इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। आंसर तो मैंने बता दिया है, आपने बताना है क्या आपका आंसर मैच हुआ या नहीं हुआ। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास है, इन ट्राइंगल ए बी सी डी एंड ई आर द पॉइंट्स ऑन साइड ए बी एंड ए सी। ए बी और ए सी के ऊपर हमारे पास दो पॉइंट्स हैं, डी और ई, ठीक। सच दैट एंगल ए डी ई इज इक्वल टू एंगल बी। यहां पे हमारे पास गिवन है एंगल ए डी ई किसके इक्वल है, एंगल बी के इक्वल। उसके बाद यहां पे फिर हमारे पास कुछ मेजरमेंट्स गिवन है। देखो यहां पे आप डायरेक्टली इसको ऐसे नहीं लिख सकते हो, यहां पे जो रेशो है इसको इक्वल नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि हमें अभी पता नहीं है कि डीई पैरेलल है बीसी के। जरा मुझे बताओ कहीं पे है, नहीं लिखा है। इसलिए यहां पे सबसे पहले हमें इन ट्राइंगल को सिमिलर करना पड़ेगा। किस किस ट्राइंगल को? ट्राइंगल ए डी ई और ट्राइंगल ए बी सी को, ठीक है। यानी ये जो छोटी वाली ट्राइंगल और ये पूरी बड़ी वाली ट्राइंगल। बड़ी वाली ट्राइंगल और इस छोटी सी ट्राइंगल में ये वाला एंगल सेम है। अगर मैं थीटा लूंगा तो दोनों में थीटा होगा। फिर यहां पे गिवन है ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है। तो जब दो एंगल इक्वल हो गए तो तीसरा भी तो हमारे पास इक्वल ही हो जाएगा ना। अगर मैं रखूंगा बीटा तो यहां पे भी हमारे पास बीटा आएगा। तो यानी कि ए डी ई इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी। अब हम आराम से लिख सकते हैं दोनों साइड्स के जो हम प्रोपोर्शन वो हम इक्वल लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब हमें जो भी फाइंड करना है वो आराम से फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे ए डी लिखा है 7 सेंटीमीटर, बी डी है 5 और बी सी है 9। हमें फाइंड करना है डी। डी आपको फाइंड करना है तो हम कैसे लिखेंगे? हम यहां से यहां तक रेशो ए डी और यहां से पूरी बड़ी रेशो ए बी, ये हम डायरेक्ट लिखेंगे। फिर हम इसके बराबर भी लिखते थे लेकिन हमारा काम इसका है ही नहीं, हमें सीधा इसी का लिखना है। तो हम लिखेंगे डीई अपान बी सी, ठीक है। ए डी है 7, ए बी कितना है 7 + 5 कितना है, उसके बाद डीई, डीई कितना है ये हमें फाइंड करना है, अपान 9। ओके, तो करो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई और करो फाइंड। तो डीई इज इक्वल टू 9 इंटू 7 और यहां पे अपान में बनेगा 12। इसको आप सिंप्लीफाई करना, ठीक है। 3 3 जार 9, 3 4 जार 12, ठीक है। तो 7 3 जार 21, तो 21 अपान 4 हमारे पास आएगा, ठीक है। तो जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपके पास आएगा 5.25। ये आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आएगा। दैट इज फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14। देखो इन ट्राइंगल ए बी सी, यहां पे मैं लूंगा ए बी और सी, ठीक है। वेयर डी एंड ई आर द पॉइंट्स ऑन ए सी और बी सी। यहां पे एक पॉइंट है, यहां पे एक पॉइंट है और एक यहां पे पॉइंट है। तो ये हमारे पास है डी और ये हमारे पास है ई। इफ ए डी इज इक्वल टू एक्स माइनस 3, ए डी कितना है एक्स माइनस 3, ए सी है 2x, उसके बाद ए सी पूरा यहां से लेके यहां तक ए सी कितना है 2x। इसी तरह से बीई है बीई है x माइनस 2 और पूरी यहां से यहां तक है बी सी हमारे पास टोटल है 2x + 3। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? आपको क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। गिवन आपके पास है डीई पैरेलल ए बी, तो यहां पे आप साइड्स का प्रोपोर्शन इक्वल लिख सकते हो। तो आप नीचे से लिखो, ऐसा नहीं कि आप यहां पे इस साइड को करोगे फाइंड करोगे, नहीं, आप नीचे से ऊपर की तरफ भी लिख सकते हो। तो ए डी आप लिखो ए डी अपन फुल ए से सी तक इज इक्वल टू बीई और फिर फुल बी से लेके सी तक। ए डी कितना है x माइनस 3 और पूरा ए से सी तक है 2x, इनने गिवन दिया हुआ है। फिर बीई कितना है x माइनस 2 और बी सी पूरा है 2x + 3, ठीक है। अब आप इसको सिंप्लीफाई करो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो x माइनस 3 इंटू 2x + 3
इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 इंटू 2x। यहां से आगे अब आप खुद इसको सिंप्लीफाई करोगे और इसका आंसर है, यहां पे मैंने दिया हुआ है इसका आंसर, सिंप्लीफाई आपने करना है और आंसर जब मैच होगा तो कमेंट करके मुझे आप जरूर बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। इन अ ट्राइंगल ए बी सी, यहां पे ट्राइंगल है ए बी और सी, पॉइंट्स पी एंड क्यू आर ऑन ए बी के ऊपर एक पॉइंट है पी और ए सी के ऊपर एक पॉइंट है क्यू, फिर इनको दोनों को ज्वाइन किया है सच दैट ए पी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ए पी हमारे पास 4 है, पी बी 6, ए क्यू 5, क्यू सी 7.5, फिर पी क्यू 6, देन फाइंड बी सी, आपको फाइंड करना है बी सी। ठीक है, देखो यहां पे भी हमारे पास कहीं पे भी नहीं लिखा है पैरेलल है। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, जरा आप इसकी रेशो चेक करो, एपी दैट इज एपी अपन पीबी इज इक्वल टू ए क्यू अपन क्यू सी, ए क्यू अपन क्यू सी, इसकी रेशो चेक करो। अगर ये इक्वल आएगी तो इसका मतलब पी क्यू पैरेलल टू बी सी, जो कि कन्वर्स हमने पढ़ा था। ठीक है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का। तो मैं चेक करूंगा 6/4 और 5 क्या इक्वल है या नहीं है, 7.5। मैंने आपको बोला है ये डेसिमल है, डेसिमल के बाद एक डिजिट है, अगर इसको आप यहां से हटाओगे तो सीधा ऊपर एक जीरो आएगा, जितने डिजिट उतने जीरो। ठीक है, अब 25 3 जार 50 होता है, तो 25 4 जार 75, सॉरी 25 2 जार 50, ठीक, और 25 3 जार 75, 2 2 जार 4, 3 2 जार 6। देखो 2/3 2/3 रेशियो बिल्कुल सेम है। ठीक है, इसका मतलब पी क्यू इज पैरेलल टू बी सी। अब मैं आराम से लिख सकता हूं एपी अपान ए बी, तो एपी मेरे पास है 4, मैं डायरेक्ट लिखूंगा एपी अपान ए बी टोटल कितना है 10 इज इक्वल टू पी क्यू है 6 अपान बी सी। तो इसको सिंप्लीफाई करो तो ये हमारे पास कितना बचेगा, 2 5 जार 10, 2 2 जार 4, 2 1 जार 2, 3 2 जार 6। यहां पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे 5 3 जार 15, तो BC की वैल्यू हमारे पास आ गई 15 सेंटीमीटर, विच इज द रिक्वायर्ड आंसर, दैट इज फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ट्राइंगल ए बी सी पी एंड क्यू आर पॉइंट्स ऑन ए बी एंड ए सी। अगर ये मैं ट्राइंगल लूंगा ए बी और सी, यहां पे एक पॉइंट है P, यहां पे एक पॉइंट है Q, इनको मैं ज्वाइन करता हूं। ठीक है, सच दैट AP हमारे पास 1 है, उसके बाद PB हमारे पास 3 है, AQ है 1.5 और CQ है 4.5 और एरिया ऑफ APQ गिवन है 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमने एरिया फाइंड करना है क्वाड्रिलेटरल BPQC, इसका हमने एरिया फाइंड करना है। सबसे पहले हम यहां पे क्या करेंगे, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम अप्लाई करेंगे। हम देखेंगे क्या PQ पैरेलल है BC के, उसके लिए ये वाली रेशो और ये वाली रेशो सेम होनी चाहिए। यहां पे 1/3 है, यहां पे चेक करो, यहां पे हमारे पास 1.5 अपान 4.5 है, डेसिमल के बाद एक डिजिट, डेसिमल के बाद एक डिजिट, तो ये वाला और ये वाला कैंसिल, 15 1 जा 15, 15 3 जा 145, 1/3, तो रेशो बिल्कुल सेम है। इसका मतलब ये हुआ कि जो PQ है ये पैरेलल है BC के। तो ट्राइंगल APQ इज सिमिलर टू ट्राइंगल ABC, ये हमारे पास सिमिलर हो गई। तो अब जब हमारे पास ट्राइंगल सिमिलर होती हैं तो एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, ये किसके इक्वल आएगा, ये आएगा किसी भी दो साइड को आप लो और उनका आप स्क्वायर करो, जैसा हम करते हैं, है ना। तो अगर मैं लूंगा ये जो हमारे पास ये हमारे पास जो छोटी ट्राइंगल है APQ, इसकी साइड लूंगा 1 और इसी के कॉरस्पॉन्डिंग जो दूसरी साइड है ABC, इसकी कौन सी साइड है, ये पूरी, तो ये है 3 + 1 4, तो इसका स्क्वायर लूंगा मैं।
ठीक है, जैसे हम करते हैं कॉरस्पॉन्डिंग साइड का स्क्वायर, आएगा 1/16। यानी ए पी क्यू का जो एरिया है वो 1 यूनिट है एंड ए बी सी का जो एरिया है वो 16 यूनिट है। लेकिन मुझे फाइंड करना है बी पी क्यू का एरिया। तो हमारे पास क्वाड्रिलेटरल बी पी क्यू सी, इसका एरिया कितना निकलेगा? अगर आप पूरी जो बड़ी ट्राइंगल है ना, इसमें से ये वाला एरिया निकाल लोगे फिर ये बचेगा ना। ओके, तो बड़ी ट्राइंगल का एरिया है 16, छोटी का है 1, करो माइनस, तो हमारे पास ये जो बाकी क्वाड्रिलेटरल बचा इसका एरिया आ जाएगा, दैट इज 16 माइनस 1 15। लेकिन ये रेशो में है ना, तो ये यूनिट्स में आएगा। ओके, हमारे पास यहां पे एग्जैक्ट एरिया ए पी क्यू का गिवन है, वो है 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमारे पास उसका एरिया है 1, दैट इज 1 यूनिट इज इक्वल टू 12। ओके, तो उसके बाद हमें चाहिए 15 यूनिट, ये ना, तो 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 15 यूनिट इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई बाय 15। तो 12 15 आर 180, तो हमारे पास 180 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, दैट इज थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। जहां पे आपको समझ नहीं आएगी ना, वहां पे आपने क्वेश्चन को 2-3 बार रिपीट करना है, अच्छे से उसको देखो, आपको आराम से समझ आ जाएगी। ऐसा ही क्वेश्चन मैंने लिया है क्वेश्चन नंबर 17, एबीसी। यहां पे ट्राइंगल है ए बी और सी, एम एन पैरेलल बी सी। यहां पे एम एन यानी 2 पॉइंट्स हैं, ये जो लाइन है एम एन ये पैरेलल है बी सी के। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एम बी सी एन इज इक्वल टू गिवन, यहां पे हमारे पास है इफ ए एन रेशो एन सी, ए एन रेशो एन सी, ये भी हमारे पास गिवन है। देन द एरिया ऑफ ट्राइंगल एम ए एन, हमने इसका एरिया फाइंड करना है, सेम जैसे हमने पीछे फाइंड किया। यहां पे हमें रेशो चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां पे एम एन गिवन है पैरेलल बी सी के, ठीक है। तो हमारे पास दोनों ट्राइंगल्स क्या हैं? सिमिलर हैं। जब ट्राइंगल सिमिलर होती हैं तो एरिया ऑफ छोटी ट्राइंगल दैट इज ए, यहां पर इन्होंने लिखा है एम ए एन, मैं भी वही लिखूंगा एम ए एन, एरिया ऑफ छोटी ट्राइंगल एम ए एन अपॉन एरिया ऑफ बड़ी ट्राइंगल बी सी ए। ठीक है, तो ये किसके इक्वल होगा? ये इक्वल होगा, कोई भी दो कॉरस्पॉन्डिंग साइड होगी उनका आप करो रेशो, दैट इज 4, और यहां पे 4 प्लस 5 प्लस 4 9, इनका हम करेंगे स्क्वायर का रेशो। ठीक है, तो हमारे पास 4 4 जार 16, 9 9 जार 81, तो ये हमारे पास आएगा। मैन का आया हमारे पास एरिया 16 यूनिट, बीसीए का आया 81 यूनिट। ठीक है, हमें किसका है? देखो बी एम बी सी, इसका हमारे पास एरिया गिवन है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, हम इसका निकालेंगे। देखो पूरी बड़ी ट्राइंगल है, इसमें से अगर हम माइनस करेंगे ऊपर वाला तो ये आएगा ना हमारे पास, दैट इज 65 यूनिट्स। लेकिन इसका एक्चुअल है 130, इसका मतलब 65 यूनिट इज इक्वल टू 130। तो एक यूनिट कितना आएगा? 130 अपॉन 65, 65 1 जा 65, 62 5 2 जा 30, तो 1 यूनिट इज इक्वल टू 2। हमें चाहिए मैन, मैन का कितना एरिया है? 16, यानी आपको 2 को 16 से मल्टीप्लाई करना है, तो 16 इंटू 2 दैट इज 32, विच इज द रिक्वायर्ड आंसर, दैट इज फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर PQ पैरेलल BR एंड AP पैरेलल QR। यहां पे जो PQ है, जहां पे मैंने ये 2 बार दिया है, दिस इज पैरेलल टू BR। आप BR को हो या BC को हो, यहां पे जो थेल्स थ्योरम है या बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है वो 2 बार अप्लाई होगी। ये क्वेश्चन ज्यादातर एग्जामिनेशन में नहीं पूछे जाते हैं, अगर पूछ भी लिया, एक क्वेश्चन मैंने यहां पे लिया है, आप इसको भी आराम से कर सकते हो। और AP या कहो आप AB, दिस इज पैरेलल टू QR, यहां पे मैंने ऐसा साइन लिया है। अब हमने क्या फाइंड करना है? फाइंड BR रेशो RC। आपने फाइंड करनी है BR
और आरसी की रेशो। आपके पास क्या गिवन है, एपी और पीबी 3:7। ठीक, सबसे पहले आप इस बड़ी ट्रायंगल को पकड़ो, ये वाली ट्रायंगल, बाकी को आप भूल जाओ जैसे आपके सामने कुछ है ही नहीं। ये बड़ी ट्रायंगल, इसमें पी क्यू पैरेलल है बीसी के, है ना। तो इसका मतलब इस साइड वाली रेशो और ये हमारे पास सेम होगी, यानी ये भी 3 होगी और ये 7 होगी। कोई इसमें डाउट, बिल्कुल भी डाउट नहीं होना चाहिए। उसके बाद अब आप देखो, अब हमारे पास ये वाले साइड है ना पैरेलल, अब इसको देखो आप, ऐसे ऐसे ऐसे, इसी ट्रायंगल को देखो जहां पे जो क्यू आर है ये पैरेलल है इसके, क्यू आर पैरेलल टू दिस, इसका मतलब ये वाली रेशो और ये वाली रेशो सेम होगी, है ना। आर सी और बी आर, यहां पे क्यू सी और ए क्यू, इसमें कोई डाउट नहीं, बस यही हमने फाइंड करना था, बी आर और आर सी, बी आर और आर सी, दैट इज 3:7। बस इसमें आपने थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना था और आराम से क्वेश्चन हो गया। दैट इज बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ट्राइंगल ए बी सी, यहां पे ट्राइंगल है ए बी और सी, जहां पे एंगल बी है 87 डिग्री, एंगल सी है 60 डिग्री। ठीक, उसके बाद पॉइंट डी एंड ई आर ऑन द साइड ए बी एंड ए सी, एक पॉइंट है डी के ऊपर, एक पॉइंट है ई ए सी के ऊपर, इसको हम ज्वाइन करेंगे सच दैट डी सी, जो डी सी है ये वाला जो एंगल है ना, ये कितना है 93 डिग्री। डीई रेशो बीसी, डीई रेशो बीसी है 9। ओके, उसके बाद ए भी हमारे पास गिवन है 14.4 सेंटीमीटर, यहां से लेके 14.4 पूरा यहां तक। फाइंड द लेंथ ऑफ एई, हमने क्या करनी है, एई की लेंथ फाइंड करनी है। यहां पे हमारे पास कहीं पे भी गिवन नहीं है कि डीई पैरेलल है बीसी के, ठीक है। तो यहां पे क्या करेंगे हम ये जो छोटी ट्रायंगल है ना ए डी, इसको सिमिलर करेंगे ए बी सी के। कैसे, इन एंगल का इस्तेमाल करके। ये हमारे पास यहां पे लाइन है ऐसे, देखो मैंने आपको बोला है ये हमारे पास क्या बनाता है, लीनियर पेयर, यानी टोटल होता है ये 180। अगर नीचे से होगा 93 तो ऊपर से कितना होगा 180 माइनस 93, दैट इज 87, यानी ये हो गया 87। अब देखो छोटी ट्रायंगल को आप पकड़ो, एन ट्रायंगल ए डी ई, ये वाला एंगल, फिर आप आओ बड़ी ट्रायंगल में ए बी सी, दोनों में ये एंगल रिपीट हो रहा है, इसका मतलब ये वाला एंगल क्या है, कॉमन है, यानी ये दोनों में एक है। ठीक, उसके बाद 87 डिग्री यहां पे है, 87 डिग्री यहां पे है, तो हमारे पास दोनों ट्रायंगल क्या हो गई, सिमिलर हो गई। तो हम ये कह सकते हैं जो एंगल डी है वो 60 डिग्री होगा, यानी जो यहां पे है वो यहां पे है। ठीक, अब हम आराम से निकाल सकते हैं ए ई। अब ए ई किस एंगल के कॉरस्पॉन्डिंग है, जो 60 डिग्री है ना, इसके कॉरस्पॉन्डिंग है ए ई, तो हम लिखेंगे ए ई। ओके, उसके बाद जो बड़ी ट्रायंगल है इसमें देखो 60 डिग्री के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सी साइड है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग है ये ए बी। तो यहां पे इस वक्त ए ई और ए बी आपस में कॉरस्पॉन्डिंग साइड है। यहां पे कंफ्यूज मत होना, मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड कौन सी होती है, वो साइड जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के इक्वल होती हैं। यहां पे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ये देखो, ये भी 60 है, ये भी 60 है, इसका मतलब ये इक्वल है, यानी ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है, क्योंकि सिमिलर ट्रायंगल में सिर्फ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये हो गया इज इक्वल टू, उसके बाद छोटी दैट इज डीई अपान बड़ी दैट इज बीसी। अब आप आराम से यहां पे वैल्यू पुट कर दो। ए ई हमारे पास ये हमने फाइंड करनी है, ए बी गिवन है 14.4 इज इक्वल टू डीई है 5 और बीसी है 9। इसको इधर लाओ तो ए ई यहां पे डिवाइड में, यहां पे मल्टीप्लाई में बनेगा,
5/9 इंटू 14.4। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करो, इसको 9 से उड़ो, 9 वन जा 9। ठीक है, तो यहाँ पे बचेगा 54, 9 6 जा 54। ठीक है, 16 से हो जाएगा, दैट इज 1.6। तो 5 मल्टीप्लाई बाई 1.6 करो, 8 सेंटीमीटर। फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ट्राइंगल ए बी सी, ये हमारे पास है ट्राइंगल ए बी और सी, जहां पे डी एंड ई आर ऑन द पॉइंट्स ए सी, ए सी के ऊपर एक पॉइंट है डी और ई एक पॉइंट है ए बी के ऊपर, सच दैट, उसके बाद ए डी ई, ये वाला जो एंगल है, अगर ये थीटा है तो ये एंगल बी के इक्वल है, यानी इसके इक्वल है। उसके बाद एडी हमारे पास है 7.6, फिर एई हमारे पास है 7.2 और बीई हमारे पास है 4.2 और बीसी कितना है 8.4 सेंटीमीटर। ओके, हमने यहां पे फाइंड करनी है डीई, यानी जो हमारे पास डीई है ना, इसको हमने यहां पे फाइंड करना है। आराम से क्वेश्चन को देखना है, जैसे मैंने प्रीवियस क्वेश्चन किया वैसे ही इस क्वेश्चन को भी आपने करना है। सबसे पहले इनको हम सिमिलर करेंगे। देखो, ये जो हमारे पास एंगल है ये दोनों ट्राइंगल में सेम है, यानी जो छोटी ट्राइंगल है ए डी ई और ए बी सी, दोनों ट्राइंगल में ये सेम है। और यहां पे गिवन है ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है, इक्वल है। इट मींस दैट छोटी ट्राइंगल बड़ी ट्राइंगल के सिमिलर है। इसका मतलब अगर ये वाला एंगल अल्फा है तो ये फिर इसके इक्वल होगा, अल्फा। ओके, ठीक। अब हम यहां पे आराम से डीई और डीयू को हम आराम से निकाल सकते हैं। हमें पता है ये किसके इक्वल होता है, ये रेशो कॉरस्पॉन्डिंग साइड और अपॉन दिस, दैट इज डीई अपॉन बीसी। अब यहां पे मसला है, हम कॉरस्पॉन्डिंग ये लिखेंगे, ये वाली साइड लिखेंगे या ये साइड लिखेंगे। हम दोनों लिख सकते हैं, लेकिन लिखेंगे वो जहां पे हमारे पास दोनों मेजरमेंट गिवन होगी। देखो यहां पे सिर्फ ऊपर वाली है, नीचे तो हमें पता ही नहीं है कुछ। यहां पे हमारे पास दोनों गिवन है, ठीक है। तो यहां पे हम क्या करेंगे, यहां पे हम लिखेंगे एई, लेकिन एई किसके अपोजिट है, ये हमारे पास अपोजिट है थीटा के, ठीक है। लेकिन यहां पे हमारे पास थीटा के अपोजिट कुछ गिवन नहीं है, तो हम लिखेंगे अल्फा के अपोजिट। तो अल्फा के अपोजिट एडी है, हम लिखेंगे एडी अपन, यहां पे अल्फा के अपोजिट ए से लेके बी तक है, ठीक है। तो ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड हो गई, ठीक है। एंगल के अपोजिट आपने देखनी है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आपको कैसे पता चलेंगे, जो बराबर है। देखो ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा है, तो अल्फा के अपोजिट 7.6 और यहां पे अल्फा के अपोजिट पूरी ए बी है। सिर्फ ये जो मैंने दो क्वेश्चंस करवाए, इनमें आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, बाकी यहां पे कोई भी आपको कुछ नहीं ध्यान रखना है, ठीक है। तो एडी हमारे पास 7.6 है, तो 7.6 अपन ए बी, ए बी हमारे पास कितना है, इन दोनों को प्लस करो तो हमारे पास आएगा 11.4, ठीक है, इज इक्वल टू डीई अपन बीसी है 8.4। तो यहां पे आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लगाओ, ठीक है। देखो यहां पे ये और ये कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करो तो यहां पे आपको डीई की वैल्यू आराम से निकल जाएगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो फर्स्ट ऑप्शन है। तो सिंप्लीफाई यहां से आगे आप खुद करोगे, ये रहेगा आपका होमवर्क। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, स्टडी द गिवन फिगर, आंसर द क्वेश्चन। यहां पे हमने इस फिगर को स्टडी करना है और आंसर करना है क्वेश्चन को। फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी, हमने ए बी की लेंथ फाइंड करनी है। इट इज गिवन दैट बी डी हमारे पास यहां पे गिवन है 4 यूनिट्स, ठीक है। यहां पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस ट्राइंगल और ये जो ट्राइंगल है छोटी ए बी सी, इसको हम सिमिलर करेंगे। इन ट्राइंगल ए बी सी और बड़ी ट्राइंगल ए डी ई, यहां पे ये एंगल दोनों 90 डिग्री है ना, और ये कॉमन है, तो दोनों साइड्स क्या, दोनों ट्राइंगल क्या हो गई, सिमिलर हो गई। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ अगर ये थीटा है तो ये इसके इक्वल हो जाएगा, ये भी थीटा आएगा। ओके, अब हमें फाइंड करनी है, हमें फाइंड करनी है ए बी। तो जिस तरह से हमारे पास गिवन होगी वैल्यूज वही हम इस्तेमाल करेंगे। बी डी हमारे पास गिवन है, हम लिखेंगे बी डी अपन डी ए, नीचे से ऊपर की तरफ डी ए।
इक्वल टू, अब इन दो साइड को लिखेंगे। पहले हमने लिखा BD यानी छोटा वाला लिखा, तो यहां पे भी छोटी वाली आपने लिखनी है, दैट इज 3 अपन, फिर हमने लिखा था D है यानी बड़ी वाली साइड लिखी थी, तो यहां पे हम फिर बड़ी साइड लिखेंगे यानी DE, दैट इज 6। ठीक है, तो हमारे पास इंप्लाइज 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो BD हमारे पास है 4, तो 4 अपन DA इज इक्वल टू 1 अपन 2। ठीक है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो DA की वैल्यू आएगी 4 2 जा 8। DA यानी यहां से लेके यहां तक कितना आया 8, अब यहां से यहां तक 4 है, तो यहां से भी ऊपर 4 यूनिट्स आएगा, दैट इज फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, ये है ऑन द बेसिस ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। जो मैंने वहां पे स्टेटमेंट लिखवाई है ना, बिल्कुल उसी के बेसिस पे है, तो ये रहेगा आपका होमवर्क। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपने जरूर जरूर करना है और कमेंट करके मुझे आंसर बताइएगा। सीधा यहां पे आपने स्टेटमेंट लिखनी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं लिखना, बल्कि यही स्टेटमेंट लिखना कौन सी उसमें ट्रू है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, इन ट्राइंगल पी क्यू आर, यहां पे ट्राइंगल है, ट्राइंगल पी क्यू आर, टी एंड एस है मिड पॉइंट पी क्यू का, एक है पी क्यू का, एक है पी आर का मिड पॉइंट, एस और टी। उसके बाद क्यू पी आर, क्यू पी आर ये वाला एंगल हमारे पास गिवन है 45 डिग्री, और पी आर क्यू, पी आर क्यू ये हमारे पास गिवन है 55 डिग्री। ओके, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल क्यू एस टी, बताओ एंगल क्यू एस टी इसकी वैल्यू कितनी होगी, ये वाला एंगल हमने फाइंड करना है। देखो बड़ी ट्राइंगल पे आप फोकस करो, इन ट्राइंगल पी क्यू आर, एक 45 है, दूसरा 55 है, तो जरा मुझे बताओ फिर तीसरा एंगल कितना होगा। टोटल होता है 180, इन दोनों को प्लस करके आएगा 100, यानी 55 प्लस 45 100, तो बाकी बचा 80, यानी ये वाला एंगल कितना आएगा 80। अब देखो ट्राइंगल पी एस टी और ट्राइंगल पी क्यू आर, ठीक है, ये हमारे पास क्या है मिड पॉइंट है, यानी एस टी पैरेलल है क्यू आर के, और ये दोनों में सेम लाइन है, तो यहां पे जो एंगल बनेगा ना और यहां पे जो एंगल बनेगा ना, वो दोनों क्या होंगे सेम होंगे, यानी ये भी हमारे पास 80 डिग्री है। जब एस टी पैरेलल हो गए क्यू आर के, तो यहां पे जो एंगल बनेगा और यहां पे एंगल बनेगा, दोनों क्या होंगे बिल्कुल सेम होंगे। अगर ये 80 डिग्री है, टोटल ये कितना होता है 180, फिर ये हमारे पास आएगा 100, यानी एंगल क्यू एस टी दिस इज 100 डिग्री, दैट इज फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 है जो है ना, वो बिल्कुल सेम है, सिर्फ वैल्यूज चेंज है, बाकी जो लैंग्वेज है वो भी सेम है, सब कुछ सेम है, इसलिए ये रहेगा आपका होमवर्क क्वेश्चन। जरूर इस क्वेश्चन को भी करिएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, इन ट्राइंगल ए बी और सी, पी और क्यू मिड पॉइंट है, पी और क्यू ये इस ट्राइंगल के क्या है मिड पॉइंट्स है, साइड ए बी एंड ए सी। आर इज द पॉइंट ऑन सेगमेंट पी क्यू, उसके बाद इस पी क्यू के ऊपर एक पॉइंट है आर, जो इस पी क्यू लाइन को डिवाइड करता है इन द रेशो 1:3, इसको डिवाइड करता है 1:3 में। इफ पी आर इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, अगर यहां से लेके यहां तक कितना है 4 सेंटीमीटर, ठीक है, देन बी सी इक्वल्स टू, सबसे पहले यहां पे जो कॉन्सेप्ट लगेगा मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है, अगर ये हमारे पास मिड पॉइंट्स हैं तो इसकी वैल्यू क्या होगी, पी क्यू इज इक्वल टू 1/2 बी सी, होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल होगी। अब देखो पी आर कितना हमारे पास है 4 सेंटीमीटर, लेकिन रेशो के हिसाब से तो 1 यूनिट है, इसका मतलब 1 यूनिट इज इक्वल टू 4। तो जो टोटल पी क्यू है ये कितना है 3+1, रेशो के हिसाब से
4 यूनिट। तो 4 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 4 से मल्टीप्लाई करो, दैट इज 4 इंटू 4, दैट इज 16। तो 4 यूनिट की वैल्यू होगी 16 सेंटीमीटर, दैट इज पी क्यू, टोटल पी क्यू की लेंथ होगी 16 सेंटीमीटर। तो अब आप आराम से बीसी की वैल्यू निकाल सकते हो, पी क्यू की वैल्यू यहां से पुट करो, दैट इज 16 इज इक्वल टू 1/2 बीसी। इसको इसके साथ मल्टीप्लीकेशन, तो BC इज इक्वल टू 16 टू 32, तो 32 सेंटीमीटर आपके पास आया रिक्वायर्ड आंसर। दैट इज फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का इस्तेमाल होगा और बेसिक लेवल का क्वेश्चन है, कोई हाई लेवल का क्वेश्चन नहीं है। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या था, P एंड Q आर मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड AB एंड AC, हमने वो ड्रॉ किए, कोई मसला नहीं। उसके बाद क्या हुआ, ये जो हमने मिड पॉइंट को ज्वाइन करके एक लाइन सेगमेंट बनाया ना, इसमें एक पॉइंट है R जो इस सेगमेंट को डिवाइड करता है 1:3 में, और यहां पे PR की लेंथ भी बता दी इनने 4 सेंटीमीटर। रेशो के हिसाब से ये तो 1 यूनिट है, और हम इनके हिसाब से फिर 4 सेंटीमीटर, दैट इज 1 यूनिट इज इक्वल टू 4। तो टोटल ये रेशो के हिसाब से 3 + 1 4 है, तो 4 यूनिट्स आएगा, 4 इंटू 4 दैट इज 16 सेंटीमीटर। फिर हमने यहां पे वैल्यू पुट की और आपके पास BC की वैल्यू निकल गई। सेम टू सेम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, और ये रहेगा आपका होमवर्क। यहां पे मैंने आंसर भी बता दिया है। जितने भी क्वेश्चन मैं होमवर्क देता हूं, एक एक क्वेश्चन आपको निकाल के होना चाहिए। आज का टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।